आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आज हम एक हमारा डिमांड चार्टर रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिससे इंडिया का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है जिसमें सुधार आ सकता है और कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया जा सकता है कि अभी जो हुआ है पिछले कुछ महीनों में वो आगे ना हो। तो उसके लिए हमारी जो स्पोक्सपर्सन है वैष्णवी गौर, वो हमारी पॉलिसी लीड भी है, तो वो अभी हमारा डिमांड चार्टर रिलीज़ करेगी और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का आने के लिए। पिछले एक महीने से हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑडिबल माइक कहाँ गया? अभी था ना यहाँ पे। हो गया। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले एक महीने से हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स, स्पेशली नीट जो लीक हुआ, उसके बाद बाकी भी एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। पिछले 10 सालों में कम से कम 90 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं और ये सिर्फ वो नंबर है जो हमें पता है। इसके अलावा छोटे स्तर पे स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं जो लीक होते हैं, उनका हमारे पास ना तो डेटा है, ना कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं वो हमें पता है। उससे भी ज़्यादा दुखद बात ये है कि इन एग्ज़ाम फ्रॉड्स में कोई कन्विक्शन नहीं आती है। 2015 से लेके आज तक सिर्फ एक कन्विक्शन आई है और 2024 में जब लीक हुआ था, जब हमारी भारत सरकार दोबारा से एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाई थी, 2 साल हो चुके हैं लेकिन उसमें भी एक भी सिंगल कन्विक्शन नहीं आया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन जो ये सिस्टम है, ये एक पेपर नहीं, नीट नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम में धांधली करप्शन हो चुका है। उसके लिए हम ये 5 डिमांड्स लाए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को करेक्ट करने में फोकस करेगी। हमारी पहली डिमांड यही है कि जो 2024 वाला एक्ट था जो नीट के बाद लीक के बाद आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको रिपील करके एक नया एक्ट लाया जाए जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पे फोकस करे। उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए। पहली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और तीसरी स्टूडेंट राइट्स। तो जैसे हमने इन्हें बताया कि 2024 में जो एक्ट आया था, हम एक नया एक्ट चाहते हैं जिसमें जो पनिशमेंट हो ऑर्गेनाइज लीक की, जो अभी 3 साल है, उससे बढ़ा के 10 साल की जाए। अभी जो हमारा एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ को क्रिमिनलाइज करता है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स जो जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो इम्प्लिकेटेड हैं इन लीक्स में, उनको भी एक डेरेलिक्ट ऑफेंस इसमें आया जाए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं सुना है। हम चाहते हैं इस एग्जामिनेशन एक्ट में ये लिखा जाए कि एक मिनिस्टर जिसके डिपार्टमेंट के अंदर पेपर लीक होता है, उसे 14 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि पेपर क्यों लीक हुआ, उसके क्या करेक्टिव मेजर्स दिए गए। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भी उन्हें एक रिटन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहाँ पे उनके मन मर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक रिटन स्टेटमेंट देना होगा और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन आएगा उसके 3 दिन के अंदर उन्हें वहाँ पे ओरल स्टेटमेंट देना होगा। साथ ही जैसे ही पेपर लीक होता है, एक ऑटोमेटिक इंक्वायरी ट्रिगर होनी चाहिए जो कि एक 5 मेंबर कमीशन, जैसे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लीड करे। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसमें डिफाइंड टाइमलाइंस चाहिए हमें कि 30 दिन के अंदर ये कमेटी हमें बताए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंडर है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनका नेम, उनका ग्रेड 30 दिन के अंदर हो और उसके 30 दिन के अंदर इन सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। इन एडिशन हम एक एग्जामिनरी ओम्बुड्समैन भी चाहते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा थोड़ा लोकपाल जैसे, बट एक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जिनके पास सो मोटो पावर्स हो कि वो देख सकें कि क्या एग्ज़ाम्स में धांधली हो रही है, वो उनके पास पावर हो, वो ऑफिशियल्स को बुला सकें, री एग्जामिनेशन करवा सकें, कंपनसेशन करवा सकें ये। और एक हम चाहते हैं कि नेशनल वेंडर अथॉरिटी बने जो उन्हें ऑडिट करे। आपने अभी CBSE का फियस्को देखा है, उन्होंने एक ऐसी ही एजेंसी को टेंडर दिया हुआ था जिन्होंने तेलंगाना में भी एग्ज़ाम फेलियर 2019 में किया था। तो अभी जिस एजेंसी का मन करता है, जहाँ करता है, उस प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे अथॉरिटी हो
जो भी कंपनी पब्लिक एग्जामिनेशन की सप्लाई चेन में आना चाहती है, अपना बिजनेस एंटर करना चाहती है, उसको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी कि ठीक है भाई हम ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, हम केपेबल हैं। और दूसरा, एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने स्टेट में एक एग्ज़ाम लीक करवा दिया और वही वेंडर आप नेशनल लेवल पर दोबारा इंगेज कर रहे हैं। ना तो वो वेंडर, ना उसकी सब्सिडरी, ना एक ऐसी कंपनी जिसमें वो वेंडर का मेजॉरिटी शेयर होल्डरशिप है, ये अब नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अभी जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे हमारा एग्ज़ाम करवा रही हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हम चाहते हैं कि एनुअली उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हो बाय सीएजी, एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो, वो जिन जिन वेंडर्स को जिस टेंडर पे जितने अमाउंट में देते हैं, एनटीए की तरह नहीं कि सब पर्दे के पीछे है, नहीं, सब पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पे लीक होते हैं और वो इतनी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो नेशनल न्यूज़ में आ भी नहीं पाती। तो इस एक्ट में एक मॉडल फ्रेमवर्क हो जो स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सकें, ये हमारी पहली डिमांड है और ये थोड़ा बहुत बड़ा वास्ट एक्ट है। दूसरी डिमांड हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज़ को लेके है, स्पेशली एनटीए और एसएससी। एनटीए एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम करवाती है और एसएससी 3 करोड़ से ज़्यादा, और ये दोनों के दोनों हमारे संसद के लिए जवाबदेह नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम होता है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है, यूपीएससी जैसे बनी हुई है, जबकि जो कैंडिडेट्स वो एग्ज़ाम करवाते हैं उसका नंबर कम है एनटीए और एसएससी से। लेकिन हम ये चाहते हैं, इसलिए पहला, एनटीए डिसॉल्व हो। एनटीए करप्शन का हब बन चुका है, आधे से ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी को नहीं पता कौन कितना पैसा खा रहा है। तो एनटीए डिसॉल्व हो, एक नेशनल टेस्टिंग कमीशन बने, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने, वहाँ पे कौन परमानेंट कैडर होगा, क्या लीडरशिप होगी, सब डिफाइन हो। अगेन सीएजी ऑडिट चाहिए हमें, उनके फाइनेंशियल, उनके परफॉर्मेंस की। और हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशली नीट के लिए, कि एक स्टेट्स को ऑप्ट आउट देना चाहिए। जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमने ये देखा है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ से जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है नीट में। तो अगर एक स्टेट ऑप्ट आउट करना चाहता है अपने स्टेट कोटा की सीट्स के लिए तो उन्हें अलाउ करना चाहिए। और एक एग्जामिनेशन सिलेबस में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सब बोर्ड के बच्चे, सब स्टेट्स के बच्चे एक सेम लेवल, एक सेम फुटिंग पे एग्ज़ाम दे पाए। एसएससी में भी हम सेम फ्रेमवर्क चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, ऑडिट चाहते हैं। पार्लियामेंट के सामने हर साल इन लोगों को रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि जी हमने इतने एग्ज़ाम करवाए। एसएससी में सबसे बड़ी कमी जो है, एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं होता है, कभी 18 महीने एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट चल रहा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, वो नहीं होना चाहिए। एसएससी को एक एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना पड़ेगा, ये एक्ट में होना चाहिए। पूरे 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक का पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा एसएससी को। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार की हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन सालाना निकाले जिसमें वो ये बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। अभी लाखों की वैकेंसी है लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो बहुत कम निकलती है, तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक पहले ही एक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट्स राइट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एहसान मिलता है, पेपर हो गया लीक तो 2 हफ्ते बाद आपको रिफंड आएगा, नहीं आएगा, क्या करेक्शन मेजर होगा नहीं पता। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स हों। पहला, अगर कोई भी एग्जामिनेशन लीक होता है तो ऑटोमेटिक फ्री रिफंड हो, एक उन्हें फिक्स्ड कॉम्पनसेशन मिले हर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को उस एग्ज़ाम में, क्योंकि आना रुकना ये बच्चों के परिवार संभालते हैं। सरकार की गलती की वजह से बच्चों को या उनके परिवार को सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए। दूसरा, 30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये हक होना चाहिए कि उसके स्टेट ऑफ रेजिडेंस में उसका सेंटर पड़े। ये नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चे को आप राजस्थान में बुला रहे हैं, राजस्थान के बच्चे को आप कह रहे हैं दिल्ली आके एग्ज़ाम दीजिए, नहीं। एज प्रोटेक्शन, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। हमारी सरकार आज कुछ डिसाइड करती है फिर अगले साल एग्ज़ाम में चेंज कर देती है, चाहे वो सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, ये नहीं चलेगा। आपको कम से कम 2 साल का बफर पीरियड देना पड़ेगा अगर आप उसमें कुछ भी बदलना चाहते हैं स्टेट में। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
हमारी एजुकेशन आज मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी से बाहर होती जा रही है। एक मिडिल क्लास का बच्चा आज पढ़ने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 1-1 करोड़ से ऊपर जा रही है, चाहे प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस हैं, बाकी भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें 50% सीटों पे जो फीस होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट कॉलेज की उस स्टेट में फ़ीस है। और दूसरा जो हमारी सरकार ने अभी नया काम स्टार्ट किया है कि हर सेमेस्टर वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फ़ीस बढ़ा देते हैं, कि वो नहीं चलेगा। अगर एक बच्चा एडमिशन ले रहा है पहले साल में, उसकी फ़ीस जब तक वो डिग्री कंप्लीट नहीं करता उतनी ही रहेगी, और ये ज़रूरी है। चौथी डिमांड हमारी एक नेशनल एस्पिरेंट वेलफेयर फंड के लिए है। हम चाहते हैं सरकार ये क्रिएट करे। हम यहाँ पे शुरू से हम एक मांग कर रहे हैं कि बच्चों की फैमिलीज़ जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, बट एक एस्पिरेंट वेलफेयर फंड होना चाहिए जहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम की लीक की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड की है तो उसकी फैमिली को असिस्टेंस और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में जिस लेवल पे एग्ज़ाम कंपटीशन है, बहुत स्ट्रेस है बच्चों में, कोचिंग की तरफ हम चाहते हैं सरकार दोबारा नज़र डाले, फीस पे नज़र डाले, कोचिंग में मैंडेट करे कि हर कोचिंग सेंटर में एक प्रोफेशनल काउंसलिंग साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट शुड बी देयर, ताकि वो कैंडिडेट्स का स्ट्रेस दूर कर सके। एंड हमारी 5th डिमांड जो कि काफ़ी इमीडिएट भी है, हम चाहते हैं कि अगले 6 महीने में हमारे संसद में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया जाए। पिछले 12 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसमें कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं, कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने सबका एक अगले 6 महीने में हमें वो रिपोर्ट चाहिए। दूसरा, नीट 2024 जब लीक हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी, के राधाकृष्णन कमेटी। उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दिए थे। अभी किसी को नहीं पता कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो हम चाहते हैं सरकार एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करे और हमें बताए कि उनमें से कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। और तीसरी चीज़, अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विमेन एजुकेशन एंड यूथ पे है, बट हमें लगता है अब एक समय आ चुका है कि खाली एजुकेशन पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हर साल देखे कि भाई क्या एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे को के क्या परेशानी है, जो पूरा का पूरा एक बार एक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कर चले। सो थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू। ये लो वैष्णु, ये लो होल्ड, ये लो होल्ड। सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था, एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज़ एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज़ को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आइडियोलॉजीज़, उनका वेलकम है। झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पर हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए। 25 से ज़्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का। 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज़ पे अपना आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें। ये हम लोग का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो जेपी नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे।
अब मैं आपको बता देता हूं कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी डीएमके के, तिरुचि सिवा डीएमके, अखिलेश यादव जी एसपी के, राम गोपाल यादव जी एसपी के, लावू श्री कृष्ण देवरयुल टीडीपी के, संजय कुमार झा जेडीयू के, संजय राउत जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी आरजेडी, मीशा भारती आरजेडी, पीवी मिथुन रेड्डी वाईएसआरसीपी, चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी, जेपी नड्डा जी, नितिन नबीन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो सीएम है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM, उमर अब्दुल्ला JKNC और अगा सैयद रोल्ला मेहदी जो JKNC के, इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये दो हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज़ किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में, तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे, बहुत शुरू में ही अर्ली डेज़ में ही वो आ गए थे एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इसलिए उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर्स से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो। यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो जब अभी संसद शुरू होगा तब वहाँ पे हमारे मुद्दों को उठाए। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू। एक छोटी सी अपडेट हम और देना चाहते हैं। तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज़ किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके अगर कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं। एक एक करके ले लो। जो भी 20 तारीख की डिटेल्स हैं वो हम जल्द आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा सवाल है कि जैसे आपको किसी भी प्रोटेस्ट में तादाद की जरूरत होती है, तो जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, क्या आप उनसे ये बात कर रहे हैं कि जब हमें 20 तारीख को संसद चालू करेंगे तो वहाँ वो तादाद के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे? ना सिर्फ नेता बल्कि तमाम जो किसान संगठन है, जैसे आज चढ़ूनी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हमने ये आह्वान किया है कि वो लोग आएँ, अपने साथियों को लेकर आएँ और देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पहुँचे। और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को आप लोग दिल्ली पहुँचिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये कई मायनों में एक निर्णायक लड़ाई होगी। देखिए, हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले शायद ये सरकार जागेगी। अगर लाखों की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि वो संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तो हमें उम्मीद है कि सरकार में देश के लोकतंत्र के प्रति अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है, देश के युवाओं के प्रति अभी भी थोड़ी जवाबदेही बाकी है। तो हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 जुलाई तक शायद बात पहुंचेगी नहीं।